हेलो फ्रेंड्स, प्लेसमेंट ओरिएंटेड सी क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज ये हमारा 29वां लेक्चर है। आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड होंगे स्विच केस के ऊपर। किस तरीके से स्विच केस के अंदर हम कोई वैल्यू पास करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन स्विच के अंदर पास किया जाता है वो कैसे किसी केस वैल्यू से मैच होता है। केस वैल्यूज़ की जो नंबरिंग होगी, या हम कह सकते हैं कि केस लेवल्स जो होंगे वो क्या क्या पॉसिबल हैं, क्या पॉसिबल नहीं हैं, किसी भी केस के बाद ब्रेक लगाने से क्या नहीं होगा, क्या होगा, डिफ़ॉल्ट केस का क्या रोल है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम इन क्वेश्चंस के थ्रू अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 3 है। इस आई को हमने पास किया स्विच के अंदर। होता क्या है स्विच की वर्किंग में कि जो भी एक्सप्रेशन आप पास करते हैं वो केस वैल्यू से मैच होता है और उसके अकॉर्डिंग आपका केस परफॉर्म होता है। यहाँ पर जो हमने एक्सप्रेशन पास किया है उसकी वैल्यू है 3, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो केसेस हैं वो हैं केस 1 एंड केस 2। इसका मतलब कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है 3 वो किसी भी केस से मैच नहीं हो रही है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किसी भी केस वैल्यू से मैच ना होने पे क्या कोई डिफ़ॉल्ट केस रन होने वाला है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि ये जो डिफ़ॉल्ट है DEFAUL की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, एल की जगह पे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है। इसका मतलब कि ये डिफ़ॉल्ट केस नहीं है, इसका मतलब कि ये भी रन नहीं होने वाला है। एक और डाउट जो हमारा बच जाता है वो है ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट, जो कि सभी केसेस से बाहर लिखा गया है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि स्विच के अंदर केसेस के बाहर, जो भी केस आप स्विच के अंदर बनाते हैं उन केसेस के बाहर अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट कभी भी परफॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर स्विच के अंदर कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, इसका मतलब कि इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं और आउटपुट को चेक करते हैं। चल के आप देख सकते हैं नथिंग गेट्स प्रिंटेड, यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पर चेक हमारे पास एक वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप का जिसकी वैल्यू है कांस्टेंट ए। इस चेक को हमने स्विच के अंदर पास किया। अब ये जो चेक है जिसकी वैल्यू ए है ये मैच होगी केसेस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये केस मैच हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्टली केस लेबल नहीं है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब जो ये कैरेक्टर ए है इसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्राम में, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आस्की वैल्यू के अंदर। तो ए की जो आस्की वैल्यू है वो होती है 97, तो ये बन जाएगा 97। उसके बाद में और का सिंबल है और फिर 1। 97 भी एक ट्रू वैल्यू है, 1 भी एक ट्रू वैल्यू है, बीच में जो साइन है वो और का साइन है। और के केस में कोई एक भी वैल्यू अगर ट्रू होती है, कोई एक भी एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट होने वाला है ट्रू, और प्रोग्रामिंग में ट्रू का मतलब होता है 1। तो बेसिकली ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा केस 1। उसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंटफ सुमित। नेक्स्ट वाले की बात करें तो बी की वैल्यू है 98, उसके बाद और का साइन है और देन 2 है। तो सेम वही चीज़ होगी कि 98 और 2, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी ट्रू होगा। ट्रू है तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसका मतलब कि ये वाला केस भी कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, केस 1। अब आप देख सकते हो कि 2 केस है और दोनों के ही लेवल क्या है, 1 है। स्विच के अंदर कभी भी 2 केसेस सेम लेवल के नहीं हो सकते हैं। आप कोई भी 2 केस डुप्लीकेट केस नहीं बना सकते हो, केस 1 लाइक केस 2। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कंपाइल टाइम एरर होने वाली है, ये कोड रन नहीं होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ भी आपको लग रहा है कि कहीं आपको डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, तो आप वीडियो को पॉज करें, एक बार ध्यान से समझें, या आप वीडियो को पीछे जाके फिर से दोबारा से भी देख सकते हैं। तो अब हम इसको आगे चल के देखते हैं कि क्या है इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि क्या नहीं हो सकता, डुप्लीकेट केस वैल्यू स्विच के अंदर अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, इस ए को हमने पास किया स्विच के अंदर। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पे केस के बाद में लिखा हुआ है 1+1, तो इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये पहले परफॉर्म होगा। तो ये बेसिकली केस 2 हो जाएगा और ये भी केस 2। तो सेम पिछले क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर भी 2 केस की वैल्यू सेम हो रही है, 2 और 2। तो कभी भी डुप्लीकेट केस अलाउ नहीं होते हैं। तो सेम इस क्वेश्चन का भी आउटपुट क्या होने वाला है, कंपाइल टाइम एरर। ये कोड कभी भी रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 केसेस की वैल्यू सेम है, या हम कह सकते हैं कि डुप्लीकेट केस वैल्यू है। तो इसको चेक करते हैं हम कि क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है।
कंपाइल टाइम एरर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू 1 है, इसको हमने पास किया स्विच के अंदर। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, केस 1 यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ना तो कोई एक्सप्रेशन लिखा है और ना ही ब्रेक लगा है, देन केस 2, देन केस 3। इसका मतलब क्या है? तो जब भी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे मल्टीपल केसेस के केस में सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, लाइक केस 1 हो तब भी मुझे वैलिड प्रिंट करवाना है, केस 2 हो तब भी वैलिड और केस 3 हो तब भी वैलिड, तो मुझे 3 टाइम्स वैलिड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरीके से लिखूंगा केस 1 कॉलन केस 2 कॉलन केस 3। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई भी केस अगर हमारा ट्रू होता है तो हर केस में क्या प्रिंट होने वाला है? वैलिड प्रिंट होने वाला है। सपोज एक एग्जांपल इसका और लेते हैं कि सपोज मैंने आपसे ये कहा कि जो हमारे 12 मंथ होते हैं उसमें मैं मंथ का नंबर डालूं तो मुझे नंबर ऑफ डेज प्रिंट होना चाहिए। अब बहुत सारे मंथ ऐसे हैं लाइक जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, जिनमें 31 डेज होते हैं, तो मैं मल्टीपल टाइम 31 डेज नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा केस 1 कॉलन केस 3। 1 का मतलब हो गया जनवरी, 3 का मतलब हो गया मार्च, 5 का मतलब होगा मई। तो आई विल राइट लाइक दिस, केस 1 केस 3 केस 5, उसके बाद देन केस 7 केस 8 और आखिरी में एक ही बार लिखूंगा सिर्फ प्रिंटफ 31 डेज। तो इनमें से कोई भी केस होता है तो हर केस में मुझे सेम आउटपुट चाहिए। तो मल्टीपल केसेस के केस में अगर आपको सेम आउटपुट चाहिए तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? x की वैल्यू 1 है, तो ये सारे ही केसेस के केस में आप क्या करने वाले हो? वैलिड प्रिंट करने वाले हो। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होने वाला है? वैलिड। तो इसका आउटपुट हम चेक करते हैं कि क्या इसका करेक्ट आउटपुट वैलिड है। यस, वैलिड इज द करेक्ट आउटपुट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन स्विच पे बेस्ड। x हमारा एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 है, उसको हमने स्विच में पास किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ही केस मेरा ट्रू हो रहा है, केस 0। जो भी आपका एक्सप्रेशन है x वो मैच हो गया आपके केस के लेवल से, तो ये केस आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। और यहाँ पर आप जाके क्या प्रिंट करोगे? ए प्रिंट करोगे। तो वैसे तो मुझे ये लगेगा कि इसका आउटपुट ए होगा, लेकिन आप ध्यान से देखो इस केस के बाद में यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया गया है। अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ स्विच हर केस के बाद हम क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं, ताकि सिर्फ वही वाला केस परफॉर्म हो, उसके बाद के कोई भी केसेस परफॉर्म ना हो। तो यहाँ पर चूंकि ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो डिफॉल्ट केस भी परफॉर्म होगा, उसके बाद भी ब्रेक नहीं है तो केस 1 भी परफॉर्म होगा। एक बात यहाँ पे सीखने वाली और है कि जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट केस को हमेशा लास्ट में ही लिखा जाए, आप केसेस को रैंडम ऑर्डर में लिख सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं है कि केस 0 पहले लिखें, पहले केस 2 आ सकता है, फिर देन केस 0, फिर देन केस 1, देन केस 5। किसी भी रैंडम ऑर्डर में आप केसेस लिख सकते हैं, क्योंकि होने क्या वाला है, स्विच में जो भी एक्सप्रेशन आप पास करेंगे वो एक्सप्रेशन जिस भी केस वैल्यू से मैच होगा वो केस परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे केसेस का ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, तो डिफॉल्ट केस को भी आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ए प्रिंट होगा, देन बी प्रिंट होगा और देन सी। तीनों ही केसेस परफॉर्म होंगे, क्योंकि स्विच के अंदर जब भी कोई केस ट्रू होता है उसके बाद में अगर ब्रेक नहीं लगा होता है तो जहां तक ब्रेक नहीं मिलेगा तब तक के सारे केसेस परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं है तो केस 0 के ट्रू होने पे डिफॉल्ट केस भी परफॉर्म होगा और केस 1 भी परफॉर्म होगा। तो करेक्ट आउटपुट यहाँ पे होने वाला है ए बी सी। तो चलिए हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो हमने इसका आउटपुट चेक किया, करेक्ट आउटपुट इज ए बी सी। दोस्तों आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल में प्रोवाइड करूंगा। आगे भी मैं आपके लिए और इसी तरीके के प्लेसमेंट बेस्ड सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या कोई पर्टिकुलर सीरीज चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर वीडियो लेक्चर सीरीज चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए उस सीरीज़ को लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।